Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 7, continuation of forces and laws of motion chapter. Today we are going to discuss about Newton's third law of motion. So Newton's third law of motion introduce करने से पहले we'll understand कि first law क्या होता है ना? मतलब हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, बट इनका हम टास्क देख लेते हैं कि इनका एक्चुअल जॉब क्या है. तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन. अगर इस पॉइंट को समझना तो आप इस हिसाब से समझ लो कि लाइक आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं किया है तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन स्टेशनरी, योर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन. जैसे आप फोर्स अप्लाई करते हो तो क्या होता है, चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन इन द सेंस, या तो देखो या तो उसको स्पीड को चेंजेस द मोशन या चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दोनों चीज एप्लीकेबल होगी. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन और चेंजेस द मोशन. चेंजेस द मोशन में क्या होगा, जो रेस्ट पे है उसको क्या करेगा, मोशन में सेट कर देगा, जो मोशन में है उसको स्टेशनरी कर देगा, या नहीं तो क्या करेगा उसको स्पीड डाउन कर देगा या स्पीड इंक्रीज कर देगा. और नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन चेंज द डायरेक्शन. तो बेसिकली ना हम ऐसे ले लेते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन इन द सेंस स्पीड अप हो रहा है तो उसको स्पीड डाउन कर देगा, स्पीड डाउन है तो उसको स्पीड अप कर देगा, रेस्ट पे उसको मोशन में कर देगा. उस तरीके से आप ले लो, डायरेक्शन में क्या होगा, चेंज होगा. अब जो दूसरा पॉइंट हो गया वो क्या करता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन प्रोवाइड्स द वैल्यू ऑफ फोर्स, है ना. सो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन प्रोवाइड्स अस मेथड टू डिटरमाइन फोर्स. ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमें फोर्स डिटरमाइन करने का मेथड मिलता है. ठीक है, आपको पता चलता है कि किस तरह से किसी ऑब्जेक्ट का हमें क्या करना है, फोर्स कैलकुलेट करना है. ऐसा क्लियर. अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, दैट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो हमें यहां पे कंसीडर करना है. तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट तो अभी देखते हैं ना, इस पॉइंट को समझने से पहले आप यहां पे समझ लो, कुछ एग्जांपल से वो देख लेते हैं. तो आप इमेजिन करो ना यहां पे कि जैसे अगर मैंने ये कोई ऑब्जेक्ट ले लिया है, ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, इट्स मूविंग इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना. दो ऑब्जेक्ट्स है, ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है. इसको हमने एक डेरिवेशन में भी यूज करेंगे. तो ऑब्जेक्ट ए इज ऑल्सो मूविंग ऑन राइट हैंड साइड, ऑब्जेक्ट बी इज ऑल्सो मूविंग ऑन राइट हैंड साइड. आप ऐसा इमेजिन करो. तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट ए इज मूविंग विद द वेलोसिटी यू ए वेक्टर, ऑब्जेक्ट बी इज मूविंग विद द वेलोसिटी यू बी वेक्टर. आपको मेक श्योर करना है कि ऑब्जेक्ट ए का वेलोसिटी ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट बी का वेलोसिटी, है ना. तभी क्या होगा, ऑब्जेक्ट ए बी से कोलाइड होगा. अब क्या होता है, एक मोमेंट ऐसा आता है जब वो कोलाइड हो जाते हैं. सो दे विल कोलाइड. सो द मोमेंट दे विल कोलाइड, तो क्या क्राइटेरिया है, ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, करेक्ट. तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट ए ना ऑब्जेक्ट बी को इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करता है. समझ में आ रही बात. तो होगा क्या, समझ लो, कोलाइड होने के बाद क्या होता है, उस पॉइंट को हम थोड़ा सा देख लेते हैं. तो आपको थोड़ी सी आइडिया मिल जाएगी क्या हो रहा है ना. यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ए है ये ऐसे रहेगा, ऑब्जेक्ट बी यहाँ पे है. समझ लो कि कोलाइड होने के बाद भी ऑब्जेक्ट बी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, ऑब्जेक्ट ए विल आल्सो कीप मूविंग इन दैट डायरेक्शन ओनली. बट हमको क्या पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट बी है ना, ऑब्जेक्ट बी है उसका वेलोसिटी अभी क्या होगा, वी बी वेक्टर हो गया. ऑब्जेक्ट ए है उसका वेलोसिटी वी ए वेक्टर हो गया. तो अब हम कंपेयर करेंगे, लेकिन यहाँ पे ना स्टोरी में छोटा सा ट्विस्ट है. ये ग्रेटर स्मॉलर क्या है वो बाद में देखेंगे. अब हम ना इनिशियल टू फाइनल के हिसाब से कंपेयर करते हैं. मतलब ना मैं क्या ले रहा हूँ, ऑब्जेक्ट ए को ले रहा हूं मैं, फिर देन आई एम टेकिंग ऑब्जेक्ट बी. व्हाट आई एम फाइंडिंग कि पहले ना ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी यू ए थी, बाद में ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी क्या हो गई, वी ए हो गई, करेक्ट. सिमिलरली वेन वी आर गोइंग अहेड, ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी यू बी थी, बाद में ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी क्या हो गई, वी बी हो गई. तो व्हाट इज सीन कि जैसे ना ऑब्जेक्ट ए बी को कोलाइड होता है तो वी आर फाइंडिंग कि ना ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी है ना बढ़ गई. मतलब पहले वेलोसिटी यू बी था, अब वेलोसिटी वी बी हो गया, वेलोसिटी बढ़ गया. इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, एक्सेलरेटेड, है ना. तो या देयर इज अ एक्सेलरेशन, देयर इज अ एक्सेलरेशन. इसका मतलब क्या हो गया, फोर्स एक्सपीरियंस्ड. समझ में आ रहा है ना, फोर्स एक्सपीरियंस्ड. अब क्या हो गया ना, इस बॉडी में एक्सेलरेशन हुआ है जिसकी वजह से फोर्स एक्सपीरियंस हुआ है बॉडी को. मतलब क्या होगा, बॉडी ए बी के ऊपर क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा. अब मुझे बताना है ना कि किस तरह से मैं इंडिकेट करूं कि बॉडी बी पे ए ने फोर्स एक्सर्ट किया है. ये पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मुझे ऐसा बता देखो, ये बॉडी किस पे फोर्स एक्सर्ट, बी पे एक्सर्ट हुआ. कौन एक्सर्ट कर रहा है, ए पे कर रहा है. तो ऐसा होगा. अच्छा, आके एनसीईआरटी टेक्स्ट को इन्होंने उल्टा दिया हुआ है. जब अपना हायर स्टैंडर्ड में जाओगे देन यू रियलाइज कि ना जिस बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उसको पहले लिखते हैं, जो एक्सर्ट कर रहा है उसको बाद में लिखते हैं. तो मैं ना उस पैटर्न को फॉलो कर रहा हूं क्योंकि काफी सारे बुक्स में, रेफरेंस बुक में आपको इसी हिसाब से मिल जाएगा. तो एफ एक्स वाई है. तो एक्स क्या होगा, एक्स इज द बॉडी ऑन विच फोर्स इज एक्सर्टेड एंड वाई इज द बॉडी बाय विच फोर्स इज एक्सर्टेड. तो एक्सेलरेट कौन सा होगा, जिसपे फोर्स एक्सर्ट हो रहा है ना. तो ये होगा
एक्सेलरेटेड बॉडी, ये है एक्सेलरेटेड बॉडी। ऑन विच फोर्स इज एक्टिंग, दैट बॉडी इज एक्सेलरेटेड बॉडी। तो अब यहाँ पे एक्सेलरेटेड बॉडी कौन सा होगा, बी बॉडी इज एक्सेलरेटेड बॉडी, और ए बॉडी क्या होगा, वो फोर्स एक्सर्ट करेगा राइट नाउ। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जैसे ना ए ने बी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया, और नाम क्या है फोर्स का, एफ बी ए वेक्टर है। बात समझ में आ रही है। अब ये क्या कह रहे हैं ना कि एट द सेम टाइम व्हाट हैपेंस, हमने देखा ना, अब हम दूसरे वाले को भी ऑब्जर्व करते हैं, ए वाले ऑब्जेक्ट के मोशन को भी ऑब्जर्व करते हैं, उनके वेलोसिटी को जब हमने कंपेयर किया तो व्हाट आर वी फाइंडिंग, हम देखते हैं कि जो पहले वेलोसिटी था ना वो ग्रेटर था इन कंपेयर टू न्यू वेलोसिटी। तो इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हुआ है, बराबर ना। देयर इज अ रिटार्डेशन, देयर इज अ रिटार्डेशन, देयर इज अ डिसेलरेशन। तो मतलब क्या होगा कि यहां पे आप बताओगे कि ना देयर इज अ रिटार्डेशन, देयर इज अ रिटार्डेशन। अब रिटार्डेशन तो खुद से होगा नहीं, रिटार्डेशन होगा या डिसेलरेशन होगा, जो भी पॉइंट आपको लेना आप ले सकते हो, ये डिसेलरेशन, जो पॉइंट आपको कंसिडर करना। देयर इज अ रिटार्डेशन, देयर इज अ डिसेलरेशन। इसका मतलब क्या हो गया, फोर्स एक्सपीरियंस्ड, मतलब इस बॉडी ने भी फोर्स को क्या किया है, एक्सपीरियंस किया है। अंडरस्टूड। मतलब ना बॉडी ए ने बॉडी बी को फोर्स लगाया, तो बॉडी ए ने भी फोर्स को एक्सपीरियंस किया। तो अब क्वेश्चन ये है कि बॉडी ए पे कौन फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो अब ये क्या कहते हैं ना, स्टोरी में छोटा सा ट्विस्ट ये आता है कि जब ना बॉडी ए बॉडी बी पे फोर्स एक्सर्ट होता है, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए बिकॉज ऑफ बॉडी बी, तो एट द सेम टाइम क्या होता है, बॉडी बी भी फोर्स एक्सर्ट करता है कौन से बॉडी पे, बॉडी ए पे। तो ये क्या, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए बिकॉज ऑफ बॉडी बी। समझ में आ रही है बात। उस पर थोड़ा डिटेल में और आ जाएंगे। तो न्यूटन सेकंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है ना, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो क्या होता है, इंस्टेंटेनियसली एट द सेम टाइम, इंस्टेंटेनियसली विदाउट एनी डिले। मतलब ना जब मैं एफ बी ए, जब ना ए ऑब्जेक्ट बी पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, एट द सेम टाइम बी भी ए पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो इंस्टेंटेनियसली क्या होता है, इंस्टेंटेनियसली सेकेंड ऑब्जेक्ट exerts force on first object. Is that clear? ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या था कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में है तो ये यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, until unless external force is not applied। आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा, या ना स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा। तो यहां पे मैंने लिखा ना डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और स्लैश स्टेट ऑफ मोशन में लिख लूंगा तो बेटर होगा, स्टेट ऑफ मोशन। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नहीं तो क्या है, आपको ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता रहेगा कि नहीं सिर्फ चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन क्यों लिया, स्टेट ऑफ मोशन को भी चेंज करता है। मतलब रेस्ट पे है तो मूव करने लगेगा, मूव कर रहा है तो रेस्ट पे आ जाएगा, या ना स्पीड कम और ज्यादा होगा। तो दैट्स द फर्स्ट लॉ ने किया। तो क्या होता है कि सेकंड लॉ क्या बोल रहा है कि जैसे ही आपने ना फर्स्ट लॉ को स्पॉइल कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, मतलब स्टेशनरी कंडीशन या इनर्शिया कंडीशन को आपने डिस्टर्ब कर दिया, तो सिस्टम क्या होता है, सिस्टम ना एक्सेलरेट होने लगता है। सिस्टम जब एक्सेलरेट होने लगेगा तो बॉडी विल एक्सपीरियंस फोर्स। अब क्या बोल रहे हैं कि ना जिस बॉडी ने फोर्स एक्सपीरियंस किया वो तो ठीक है, जैसे कि ना बॉडी 1 ने बॉडी 2 पे फोर्स लगाया, बॉडी 2 के बारे में हमने सेकंड लॉ में डिस्कस किया, बट व्हाट हैपेंड टू बॉडी 1, बॉडी 1 के ऊपर भी कुछ फर्क पड़ेगा, तो न्यूटन थर्ड लॉ ने उसको कवर किया। तो न्यूटन थर्ड लॉ ने बोला है कि जैसे को तैसा, बेसिकली ये है ना टिट फॉर टैट आप बोलते हो अपने टर्म में। तो मतलब ना अगर बॉडी बी के ऊपर बॉडी ए ने फोर्स लगाया, बॉडी बी के ऊपर बॉडी ए ने फोर्स लगाया, तो क्या होगा, बॉडी बी भी बॉडी ए के ऊपर इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाता है, और जो टाइम होगा ना, टाइम टेकन फॉर बोथ द बॉडीज विल बी सेम इंस्टेंटेनियसली। यहां पे वर्ड यूज करना इंस्टेंटेनियसली। जैसे ही ना बॉडी 1 फोर्स एक्सर्ट करता है बॉडी 2 पे, बॉडी 2 भी एट द सेम टाइम फोर्स एक्सर्ट करेगा बॉडी 1 पे। तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो अब इन्होंने एग्जांपल्स वगैरह लिए, एग्जांपल्स के थ्रू दे हैव ट्राई टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहला वेरी बेसिक एग्जांपल है टू अंडरस्टैंड every action is equal in opposite direction, कि ना we can walk at the surface of earth or we can walk on the ground। हम ग्राउंड पे क्यों चल सकते हैं, तो आप इमेजिन करो कि समझो कि ना आप खुद को ऐसे इमेजिन कर लो। देखो अभी ना ये डायग्राम मैं बना रहा हूं, अब मैं कोशिश करता हूं कि आप समझ जाओ। अब ये ना बंदा बहुत ज्यादा टिल्ट हो गया जरूरत से ज्यादा, बट ये हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न ये है कि जब ये बंदा वॉक कर रहा होगा ना, व्हेन दिस पर्सन इज वॉकिंग, ठीक है, तो ये क्या करता है, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है, फोर्स अप्लाइड बाय लेग ऑन ग्राउंड, ठीक है, ये ना ग्राउंड पे फोर्स अप्लाई करता है। इज दैट क्लियर? तो क्या होता है ना, ग्राउंड है ना रिस्पॉन्स में उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है इस डायरेक्शन में। तो ये हो गया आपका ना, इसको हम बोलते हैं रिएक्शन फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिएक्शन फोर्स।
है ना, ये रिएक्शन फोर्स हो गया। और जो फोर्स अप्लाइड ऑन द ग्राउंड है उसको आप क्या बोलोगे, एक्शन फोर्स बोलोगे। ये हो गया एक्शन फोर्स। तो हम ना ग्राउंड के ऊपर एक्शन फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ग्राउंड हमारे ऊपर रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट करता है। वैसे ही जो FBA वेक्टर है इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो एक्शन फोर्स। दिस इज कॉल्ड एज एक्शन फोर्स। एंड जो सेकेंड वन है जो FAB वेक्टर है उसको आप क्या बोलोगे, रिएक्शन फोर्स। ये हो गया रिएक्शन फोर्स। तो अब आप एक चीज देख सकते हो कि ना जब एक्शन फोर्स होगा तो देयर विल बी रिएक्शन फोर्स, और ना दोनों की वैल्यू एक्जैक्टली इक्वल होता है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड उस पॉइंट पे भी मैं आता हूं। तो जो आपने एक्शन फोर्स एक्सर्ट किया ग्राउंड को, तो ग्राउंड भी क्या करेगा, बॉडी के ऊपर ना रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो क्या होता है, बंदे को आगे की तरफ पुश मिलता है। अब इसके आगे भी ना बहुत सारे टर्म्स होते हैं। रिएक्शन फोर्स ना दो पार्ट में डिवाइड होता है, हमें उतने डिटेल में नहीं जाना है। बस आप इतना समझ लो कि अगर हमने ग्राउंड को अपने लेग से पुश नहीं किया होता है तो ग्राउंड भी हमको सपोर्ट नहीं करता आगे बढ़ने के लिए। आप इमेजिन करो आप ग्राउंड पे स्टेशनरी खड़े हो, आपने पुश नहीं कर रहे हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के, अब ऐसे खड़े हो तो क्या होता है, देखो ये पॉइंट को भी आप समझ लो कि अगर आप ना ग्राउंड पे खड़े हो तो आप ग्राउंड के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, तो ग्राउंड का भी एहसान है कि ग्राउंड आपको फोर्स अप्लाई करके अपवर्ड डायरेक्शन में रख रहा है। समझ आया? जैसे अभी आप एग्जांपल ले लो कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने यहां पे ऐसे ड्रॉप किया तो ये नीचे गिर रहा है, बराबर। तो यहां पे क्यों, क्योंकि ना इसका सपोर्ट नहीं है ना, सपोर्ट नहीं है। तो सपोर्ट नहीं है तो क्या होगा, इट विल गो डाउन। मतलब कोई तो फोर्स एक्ट कर रहा है ना, हमारे बॉडी का जो है ना वेट है, वो वेट की वजह से हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अभी वेट पे मैं इतना एम्फेसाइज नहीं कर सकता बिकॉज आई हैव नॉट डन ग्रेविटेशन चैप्टर, तो वेट की वजह से ये डाउन जा रहा है। लेकिन जब मैं ये हैंड पे मेरे तो इट इज नॉट गोइंग डाउन, क्यों, क्योंकि ये ना वेट की वजह से डाउन जाना चाहता है, तो वो एक्शन फोर्स हो गया। तो जो ये सरफेस है ना, हैंड है, वो भी क्या करेगा, रिएक्शन फोर्स देगा। तो रिएक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी वो हमें लर्न करना पड़ेगा अगले चैप्टर में जब ग्रेविटेशन करेंगे। बट राइट नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारी बॉडी भी बैलेंस इसी वजह से है क्योंकि ना हमारे बॉडी पे कोई ना कोई रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा। एक्शन फोर्स पे हम ग्राउंड के अंदर जाना चाहते हैं, बट ना ग्राउंड हमारे पास फोर्स एक्सर्ट करके क्या कर रहा है, हमको ऊपर की तरफ रख रहा है। तो सरफेस, मान लो ना सरफेस जिस फ्लोर पे मैं खड़ा हूं, अगर ये फ्लोर का सरफेस बहुत वीक होता और ये ना मुझे उतना रिएक्शन फोर्स नहीं दे पाता तो क्या होता, तो ग्राउंड ब्रेक हो जाता एंड आई वुड हैव मूव्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये पॉसिबिलिटीज है ना। आप समझो ना पतला सारा एकदम ग्लास का शीट है, आप उस पर खड़े हो, वेरी थिन ग्लास शीट, कोई आपको खड़े होने के लिए बोलेगा एट सर्टेन हाइट यू विल नॉट स्टैंड बिकॉज यू नो कि इफ यू स्टैंड ऑन दैट ग्लास शीट इट मे ब्रेक। क्यों, क्योंकि आपको पता है ना कि आपके बॉडी के वेट की वजह से एक्शन फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ग्लास, आपको भरोसा है कि ग्लास विल गिव यू रिएक्शन फोर्स। अब अगर मान लो ना 50th फ्लोर पे हो, 50th फ्लोर पे हो, किसी 50th फ्लोर के ना टेरेस पे आपको वॉक करना है, यू कैन वॉक क्योंकि यू आर वेरी श्योर कि आपको उसके ऊपर वॉक करना है, तो जो उसका फ्लोर है ना वो आपको रिएक्शन फोर्स सफिशिएंट अमाउंट में देगा। जितना आपका वेट है उससे ज्यादा ही रिएक्शन फोर्स आपको दे सकता है, पर एक्चुअल में तो इक्वल ही होगा। बट आपको पता है कि उससे ज्यादा वेट भी लगाओगे ना, अपने बॉडी से भी ज्यादा वजन अगर उस पर रखोगे तो भी चलेगा, है ना। तो यू आर वेरी श्योर यू कैन वॉक वेरी इजीली। बट अगर मान लो ना 10 मीटर हाइट या 5 मीटर हाइट पे भी कोई ग्लास का पतला शीट है एंड समवन इज टेलिंग ना वॉक ऑन दिस वन, अब वॉक नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि आपको पता ना बहुत थिन शीट है, हो सकता है आपके वेट को होल्ड नहीं कर पाए। मतलब यू आर वेरी श्योर, वेदर यू आर अवेयर अबाउट रिएक्शन फोर्स और नॉट दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट यू आर अवेयर अबाउट वन थिंग कि ग्लास है ना वो आपको सपोर्ट नहीं देगा। जो ग्लास का सपोर्ट है वही क्या है, रिएक्शन फोर्स है। सो नेचर में काफी सारी चीजें ऐसे हैं जो एक्शन रिएक्शन फोर्स के टर्म में होता है। तो इसका मतलब एक और पॉइंट हमको समझ में आ रहा है कि फोर्सेस जो होते हैं ना, फोर्सेस एग्जिस्ट इन टर्म्स ऑफ पेयर, है ना। दीज फोर्सेस आर इन पेयर। आपने देखो एक्शन जहां पे होगा वहां पे रिएक्शन होना ही होना है, अगर एक्शन नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट आई थिंक आपको समझ में आ गया कि एक्शन और रिएक्शन किस तरह से एक दूसरे से लिंक है। अब एक और पॉइंट है ना कि ये तो मैं एग्जांपल के तौर पे ऐसे बता देता हूं, तो आपके बुक में दिया हुआ है कि सपोज है ना फुटबॉलर, यू इमेजिन फुटबॉलर ना क्या होता है, फुटबॉलर व्हेन ही इज प्लेइंग इन ग्राउंड, उसका गोल होता है ना, उसका जो मेन टारगेट होता है तो फुटबॉल उसके कंट्रोल में होना चाहिए, ये उसका मेन गोल है। मतलब wherever he wants to kick and all वो होना चाहिए। तो he wants to kick the football very hardly, है ना, very hardly मतलब very hard, he wanted to very hardly, if I say so then it will be wrong, he wants to kick the football very hard और he wanted to apply the force, a greater amount of force on the football। अब वो क्या होगा, दौड़ के ना वो किक करना चाहता है, अंडरस्टूड। बट व्हाट हैपेंस कि उसी टाइम पे ना कोई दूसरा प्लेयर होता है, देखो दौड़ते टाइम में दूसरा प्लेयर आ गया, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा, व्हेन ही इज गोइंग टू किक, जब वो किक कर रहा है विद ग्रेटर अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन द बॉल, फुटबॉल, हो सकता है किसी और ने अपना लेग डाल दिया, तो क्या होगा ना कि इसमें ना दोनों प्लेयर ना बैडली हर्ट होते हैं या ना विल फील हर्ट। उनको ना लगता है, जो भी ना वो फील होगा, फोर्स वो फील कर सकते हैं, उनको ना वो जो इंटरनली जो इंजरीज होती है ना वो फील हो सकता है कि मतलब कितना बैडली उन्होंने स्ट्राइक किया है दूसरे बंदे को और कितना बैडली उन्होंने खुद को हर्ट कर लिया। मतलब ऐसा नहीं कि ना प्लेयर दौड़ के जा रहा, जो मारने वाला है उसको नहीं लगा, दूसरे प्लेयर को ही लगा, वैसा नहीं होता है।
द प्लेयर हु इज ट्राइंग टू हिट वेरी मीन्स विद द ग्रेटर अमाउंट ऑफ फोर्स और हु इज ट्राइंग टू हिट द फुटबॉल वेरी हार्ड, वो बंदे ने सामने वाले को मारा है ना, बाय मिस्टेक ही मारा, बट ना फोर्स एक्सर्टेड, तो वो बंदे को लगा जिस स्ट्रेंथ से और जिस स्ट्रेंथ से इसने मारा उतना स्ट्रेंथ इसको भी फील होगा। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या हो गया, एवरी एक्शन इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन, मतलब जितना फोर्स मैं सामने वाले के ऊपर एक्सर्ट होगा उतना फोर्स मेरे ऊपर भी लगेगा। एक होता है ना कि किसी ने थप्पड़ मारा ना, थप्पड़ के केस में जितना थप्पड़ मारा उसको भी फील होता है, बट क्या होता है ना यहाँ पे जो ना सेंस होते हैं ना वो थोड़ा सा कम होता है, मतलब बहुत ज्यादा अगर हैबिचुअल हो तो इतना ज्यादा फील नहीं होता ना, सेंस ऑर्गन की हम फायदा लेते हैं, क्योंकि ना इस साइड में अगर आपको लगेगा तो आपको फील होगा, है ना। लेकिन क्या होता है जैसे आप यहाँ पे इस साइड में स्ट्राइक करो, इस साइड में स्ट्राइक करो, तो इस साइड में स्ट्राइक करोगे आपको सेंस कम होगा, वो ना जो पेन होता है वो उतना ज्यादा फील होगा, बट इस साइड में फील होगा क्योंकि स्किन आपका यहाँ पे सेंस कर रहा है चीजों को, बट इस साइड में सेंस नहीं कर रहा, बस उसी का बेनिफिट होता है। अदरवाइज जब स्लैपिंग समवन तो उतना ही आपके ऊपर भी फोर्स एक्ट होता है, अगर इसका सेंस स्ट्रॉन्ग होता तो आपको भी उतना ही हर्ट होता जितना सामने वाले को हर्ट हो रहा है। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब जितना एक्शन आप एक्सर्ट करोगे उतना ही रिएक्शन फोर्स होगा, बट क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो जब प्लेयर खेल रहा होता है तो एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को स्ट्राइक करेगा तो दूसरा प्लेयर भी फर्स्ट प्लेयर को स्ट्राइक इंटेंशनली नहीं करता है, बट ना न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से ऑटोमेटिकली वो क्या होता है, नेचर के हिसाब से वो इम्पार्ट हो ही जाता है। मतलब बॉडी 1 ने बॉडी 2 के ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया, बॉडी 2 नेचुरली बॉडी 1 के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर देगा। अकॉर्डिंग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, देयर इज पेयर ऑफ फोर्सेस, ठीक है, नॉट जस्ट वन फोर्स। आप ऐसा फोर्स सोचोगे ना सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट होता है सिस्टम में, ऐसा नहीं होता है। कभी भी किसी भी एक्शन फोर्स के लिए देयर विल बी रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स नहीं होगा तो एक्शन फोर्स आपको दिखाई भी नहीं देगा। समझ आया? एक्शन फोर्स दिखाई भी दिया ना तो हो सकता है वो बॉडी ना मोशन में ही सेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे एक बॉडी ना दूसरे बॉडी, जैसे स्टार्टिंग में ना जैसे ही आप सेट करोगे उस टाइम पे तो जनरेट होगा ही होगा, वो तो रूल है। मतलब समझो कि कोई बॉडी ना स्टेशनरी है, मैंने किसी बॉडी को पुश किया, जब मैं पुश करूंगा तो मुझे ना बहुत, देखो अगर आपको किसी ने बताया ना कि चलो ठीक है ना मेरे कार को आपको आगे पुश करना है ना, देन मैं कार को स्टार्ट वॉकिंग, तो आप ना बहुत ज्यादा ना वैसा अनोइंग फील करते हो। व्हाई? बिकॉज यू नो कि जब मैं ना कार को पुश करूंगा तो मुझे बहुत डिफिकल्टी होगी। मुझे डिफिकल्टी क्यों होगी? क्यों? क्योंकि ना कार विल ऑल्सो पुश टू मी इन अपोजिट डायरेक्शन। तो वो जो कार का जो फोर्स होगा, मैं जितना ज्यादा कार को फोर्स लगाऊंगा कार विल ऑल्सो एक्सर्ट द फोर्स ऑन मी सिमिलरली, सिमिलर अमाउंट। तो उसके वजह से मेरे अंदर टायर्डनेस बहुत ज्यादा आएगा। तो इस वजह से मैं ना उन चीजों को लेकर थोड़ा सा ना अनॉय फील करता हूं कि कोई मुझे बोला ना आगे कार को थोड़ा सा पुश कर दो, तो बिकॉज डायरेक्टली इनडायरेक्टली आई नो कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। भले ही मैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का साइंटिफिक कंडीशन मुझे नहीं पता, बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली माय माइंड इज अवेयर अबाउट इट कि ना मैं अगर किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाऊंगा तो मेरा बॉडी टायर्ड हो जाएगा। मेरा बॉडी क्यों टायर्ड हो जाएगा? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट भी मेरे ऊपर फोर्स लगाएगा। समझ में आ रही है बात? तो उस फोर्स को अपोज करना इज ओनली वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज देयर इज पेयर्स ऑफ फोर्सेस, नॉट जस्ट वन फोर्स। ठीक है, अभी क्या बोल रहे हैं, अब इस पॉइंट के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो ये क्या बोल रहे हैं, जैसे अभी आप समझना है ना, तो जो FBA फोर्स है ना, ये क्या है, एक्शन फोर्स है। दिस व्हाट एक्शन फोर्स। ठीक है, अब ये किसके इक्वल होगा? इट विल बी इक्वल टू रिएक्शन फोर्स, दैट इज द FAB। तो ये हो गया आपका रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो दीज टू फोर्सेस आर व्हाट, इक्वल। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। तो ये इक्वल हो गया, और अपोजिट डायरेक्शन मतलब अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लेगा, मतलब ये B बॉडी पे A की वजह से एक्ट हो रहा है और एक किधर एक्ट होगा, A बॉडी पे B की वजह से एक्ट होगा। तो ये क्या होगा, रिएक्शन फोर्स, है ना। ये अगर राइट में जाना होगा तो ये फोर्स जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, इसके लिए क्या होगा, माइनस साइन आएगा। मतलब साइन कन्वेंशन आपको पता है ना, राइट के साइड को चीजों को हमने प्लस ले लिया है तो लेफ्ट की साइड की चीजों को हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अंडरस्टूड? अब इन्होंने एक एग्जांपल और दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। ये कभी स्कूल वगैरह में एज एक्टिविटी अगर आपको करना होगा तो यू कैन डू इट। अभी ये जो पर्टिकुलर डायग्राम मैंने बनाया ना, ये क्या है, स्प्रिंग बैलेंस है। इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस। तो पहले स्प्रिंग बैलेंस का मैकेनिज्म क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाए कि हाँ हम इसको किस तरह से यूज कर रहे हैं और क्यों यूज कर रहे हैं। तो स्प्रिंग बैलेंस में क्या होता है, यहाँ पे अंदर स्प्रिंग होता है, यहाँ पे एक ना आपको प्लास्टिक का एक बड़ा सा रॉड दिखेगा, वो रॉड पहले स्टार्टिंग में यहाँ होता है, मतलब यहाँ पे नंबर में 0 लिखा होता है, लाइक दिस। तो अब यहाँ पे वेट अप्लाई कर दो, वेट वेट व्हाट विल हैपन, दिस ये जो है ना, जो प्लास्टिक शीट है वो नीचे आएगा। तो मान लो जो प्लास्टिक शीट यहाँ पे आ गया ऐसा, ये जो प्लास्टिक का जो शीट है या जो प्लास्टिक का जो रॉड है, इट विल रीच टू दिस प्लेस, क्योंकि वो प्लास्टिक का रॉड विल कम डाउन, है ना, ऐसा। ये जो बाहर निकला हुआ है ना, ये इसके साथ में वो प्लास्टिक का रॉड बाहर आता रहता।
वो आपको दिखेगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसा स्प्रिंग आपको ऐसा स्ट्रेच होता हुआ दिखेगा। तो मान लो ये 0 है, फिर यहाँ पे क्या ये 10 ग्राम है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है। तो ये बताता है कि आपने कितना वेट इसके ऊपर अप्लाई किया है। तो इट विल इंडिकेट द अमाउंट ऑफ फोर्स, मतलब कितना फोर्स है ना। स्प्रिंग बैलेंस विल मेजर द फोर्स, विल हेल्प यू मेजरिंग फोर्स। ये ऐसा कंडीशन है। तो अभी ये क्या कह रहे हैं कि दो स्प्रिंग बैलेंस है, जहां से आप सपोर्ट दे सकते हो, रिजिड सपोर्ट। ये पर्टिकुलर पार्ट को आप स्ट्रेच करते हो, ये पर्टिकुलर पार्ट, ये मूवेबल पार्ट है, ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे जो मूवेबल पार्ट है ना, वो ये देखो, ये पार्ट मूवेबल है, उनको आपस में अटैच कर दिया। तो रिजिड सपोर्ट में एक एंड को मैंने यहाँ रखा है, दूसरा फ्री एंड यहाँ पे, इसको हाथों से पकड़ा है हमने, ये है फ्री एंड। ये किसका है, फ्री एंड ऑफ ए का फ्री एंड है ये। आपने क्या किया, ए को पुश किया अपनी तरफ या पुल किया अपनी तरफ, है ना। व्हेन यू पुल इट इन योर डायरेक्शन, तो क्या होगा, ये देखो, जब आप पुल करते हो ना, देखो ये पहले ना, ये जो है ना, ये प्लास्टिक का, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है जो प्लास्टिक का, ये ना, ये जो प्लास्टिक का पोर्शन था, जो प्लास्टिक का रॉड था, वो क्या होगा, पहले 0 पे रहा होगा, यहाँ पे कहीं पे 0 पे, ठीक है। अब वो 0 से ना पुल, मतलब जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उतना ज्यादा खींच रहा है, तो ये पुश होकर यहाँ तक आ गया। कि मान लो ना, इसको पुश करने की वजह से, ये वाला नहीं, इसको अगर अपना पुश मतलब अपनी तरफ से पुल करने की वजह से, अगर अपनी तरफ उसको पुल करोगे, तो ये वाला जो स्प्रिंग बैलेंस है ना, ये रीडिंग देगा आपको, रीडिंग भी देगा। तो ये क्या होगा, सो एक्शन फोर्स किस पे एक्ट होगा, तो एक्शन फोर्स एक्सर्टेड, एक्शन फोर्स इज एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी, एक्शन फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन बी, आप ले लो बेटर है, एक्शन फोर्स एक्सर्टेड ऑन बी बाय ए, मतलब स्प्रिंग बैलेंस बी पे ए क्या करेगा, एक्शन फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो ये क्या होगा, एक्शन फोर्स एक्सर्टेड ऑन द स्प्रिंग बैलेंस बी बिकॉज ऑफ स्प्रिंग बैलेंस ए। तो क्या होता है, ये वाली जो रीडिंग होती है ना, ये एक्शन फोर्स की वजह से, ये किसकी वजह से, एक्शन फोर्स की वजह से रीडिंग है। अब क्या होता है, एट द सेम टाइम व्हाट हैपेंस, कि ये जो है ना स्प्रिंग बैलेंस, ये भी उसको पुश करेगा अपनी तरफ, मतलब पुल करेगा अपनी तरफ। जब उसको पुल करेगा तो वो हो गया रिएक्शन फोर्स, तो ये हो गया रिएक्शन फोर्स। तो रिएक्शन फोर्स का क्या स्टोरी है, सो रिएक्शन फोर्स, तो रिएक्शन फोर्स में क्या होगा, रिएक्शन फोर्स इज एक्सर्टेड, रिएक्शन फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन ए, फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन ए बाय बी। ये क्या होगा, एफ ए बी हो गया, ये भी वेक्टर टर्म है। अब क्वेश्चन ये है ना कि अगर आप रीडिंग देखते हो ना, व्हेन यू सी द रीडिंग, तो मान लो कि यहां से यहां तक रीडिंग अगर ये x है, इस केस में भी रीडिंग क्या है, x है। इट इज सी बोथ स्प्रिंग बैलेंसेस विल गिव द सेम रीडिंग, सिंस बोथ आर गिविंग सेम रीडिंग, सिंस बोथ स्प्रिंग बैलेंस, सिंस बोथ स्प्रिंग बैलेंस विल गिव सेम रीडिंग, है ना, सेम रीडिंग दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर जो एक्शन फोर्स है ना एफ बी ए, और जो रिएक्शन फोर्स है एफ ए बी, ये क्या होगा, इक्वल होंगे, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट होगा, मैंने उसको वेक्टोरियल फॉर्मूला में वेक्टर फॉर्म में लिया, एफ बी ए और एफ ए बी होगा, दोनों इक्वल होंगे, बट एक और चीज क्या है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो ये किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा और डिटेल में दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, नाउ यू कैन सी ये दो पॉइंट्स। सो एक होता है ना रोइंग बोट, वहां से क्या होता है ना, सेलर विल जंप, है ना। मान लो सेलर है ना यहां से जंप करता है, ठीक है, तो सेलर विल जंप फ्रॉम ओवर हियर इन दिस वे, है ना। सेलर यहां से ऐसे जंप कर रहा है, करेक्ट, है ना। सेलर जब ऐसे जंप करेगा यहाँ पे एंड विल कम ऑन द ग्राउंड। तो जैसे सेलर इस डायरेक्शन में जंप करता है ना ऐसे, तो आप देखोगे जो रोइंग बोट है ना, वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अब क्या होता है कि जो सेलर होता है ना, देखो अभी इसमें बहुत लंबा प्रोसीजर है, अगर वो हिसाब से देखा जाए, तो वो सेलर क्या करता है ना, बोट के ऊपर एक्शन फोर्स देगा, जैसे ग्राउंड वाला सिस्टम का। तो जो बोट है ना, वो क्या करेगा, सेलर के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो सेलर विल एक्सपीरियंस द अप्लाइड फोर्स, और वो क्या करेगा, उसके रिएक्शन में क्या करेगा, बोट क्या होगा, पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, इसमें आपको बता देना है कि व्हेन सेलर, आपको बताना व्हेन सेलर जंप्स आउट ऑफ रोइंग बोट, तो क्या होता है, बोट मूव्स बिहाइंड, है ना, बोट मूव्स बिहाइंड, बोट है पीछे की तरफ जाता है। क्लियर, ये किस वजह से होता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से। अब यहां पे एक और चीज देख लो, तो ये क्या कह रहे हैं कि जब ना बुलेट को ना आप फायर करते हो, व्हेन बुलेट इज फायर, ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, ये जो पहला पॉइंट है, ये क्या होगा कि गन विल एक्सर्ट एक्शन फोर्स ऑन बुलेट, गन विल एक्सर्ट एक्शन फोर्स ऑन बुलेट एंड बुलेट मूव्स विद ग्रेटर वेलोसिटी। अब क्या होता है यहां पे, तो अभी बुलेट भी तो रिएक्शन फोर्स देगा ना, तो बुलेट एक्सर्ट्स रिएक्शन फोर्स ऑन गन, ठीक है, एंड गन मूव्स बिहाइंड
ठीक है, विथ लोअर वेलोसिटी, ठीक है, लोअर वेलोसिटी से क्या होगा, ये बिहाइंड मूव करेगा। क्लियर। अब उसको क्या बोलते हैं, उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, व्हाट डू वी कॉल दैट वेलोसिटी? दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। कभी कोई क्वेश्चन में आएगा ना, अगले टॉपिक में हम देखेंगे, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन इसको बोलेंगे। इट इज कॉल्ड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। अब प्रॉब्लम कैसा होता है ना, इट इज मूविंग विद द ग्रेटर वेलोसिटी। जीरो से सडनली ग्रेटर वेलोसिटी मिल गया, यहां पे जीरो से क्या होगा, थोड़ा सा वेलोसिटी मिला। ऐसा क्यों होता है? व्हाई आर यू गेटिंग सच काइंड्स ऑफ थिंग्स? तो ये क्या कह रहे हैं कि जो ना एक्सेलरेशन होगा ना, एक्सेलरेशन, सो एक्शन एंड रिएक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ड्यूरिंग एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स द एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर। सो मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन मास पर डिपेंड करेगा, एक्सेलरेशन जो होगा ना वो मास पर डिपेंड करेगा, बट फोर्स की वैल्यू सेम होगी। तो आप बताओगे यहां पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विल एक्सेलरेट विद द डिफरेंट वेलोसिटी, है ना। जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे वो डिफरेंट वेलोसिटी से एक्सेलरेट होगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट मास, है ना। सो यहां क्या होता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एक्सेलरेट differently due to their different masses, their different masses। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आप ले लो बुलेट एंड गन का। मतलब मान लो कि जितना फोर्स ना गन ने बुलेट पे एक्सर्ट होगा, बुलेट में तो उतना ही फोर्स गन के ऊपर एक्सर्ट करेगा। दोनों का अमाउंट ऑफ फोर्स सेम है, बट फिर क्या होता है, यहां पे स्टोरी में छोटा सा चेंज है। क्या होता है, जो फोर्स एक्सर्टेड बाय क्या हो गया, force exerted on bullet by gun is equal to force exerted on gun by bullet। तो अब ये किसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा, ये जो फोर्स एक्ट होगा, ये फोर्स एक्ट होगा बुलेट के ऊपर, और जो एक्सेलरेशन किसके अंदर होगा, बुलेट के अंदर होगा। माइनस साइन मैंने नहीं लिया है, मैं इसे मैग्नीट्यूड में ले रहा हूं। ये किसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा, ये गन के ऊपर होगा। एक्सेलरेशन किसका होगा, एक्सेलरेशन यहां पे किसका होगा, एक्सेलरेशन यहां पे गन का होगा। क्लियर। तो अब आपको पता है कि यहां पे ना मास गन का ग्रेटर है किसके कंपेयर में, मास ऑफ बुलेट के। तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन उल्टा हो जाएगा। क्यों एक्सेलरेशन उल्टा हो जाएगा, वो चीज देख लो, क्योंकि ये टोटल वैल्यू सेम होनी चाहिए ना। मान लो कि यहाँ पे मास जो है, इसका मास, गन का मास ज्यादा है, तो गन का मास ज्यादा है और यहाँ पे बुलेट का मास कम है। तो अब इसका मतलब क्या होगा, उसको बैलेंस करने के लिए ना, नहीं तो क्या होगा, इनबैलेंस हो जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अब इसको क्या करना है, इसको कम करना पड़ेगा, इसको क्या करना, बढ़ाना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा, तो एक्सेलरेशन जो बुलेट होगा वो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, एज यू कैन सी। तब क्या, ये लो ये हाई है, और ये क्या हाई है, ये लो है, तब जाके क्या होगा, दोनों फोर्सेस बैलेंस हो गए, अदरवाइज इट विल नॉट बैलेंस। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन अदरवाइज सेटिस्फाई होगा ही नहीं। तो दिस इज द रीजन जिसकी वजह से द मासेस डिफरेंट है, तो उनका एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल और लूंगा और उसके बाद इस टॉपिक को मैं वाइंड अप करता हूं यहीं पे। सो कंडीशन बहुत सिंपल सा है, दे आर सेइंग कि अगर आप इमेजिन करोगे एक ना कोई स्टोन ले लो, स्टोन को आप किसी बॉल पे थ्रो करते हो, बराबर। तो जैसे कि अभी आप एग्जांपल के ले लो, ये मैं मार्कर का एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैं मार्कर को ये बोर्ड पे थ्रो किया, तो यू कैन सी बोर्ड पे स्ट्राइक करने के बाद मार्कर इज नाउ बाउंसिंग बैक। क्लियर। तो क्या ये मार्कर बोर्ड पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो अब वो भी देख लेते हैं। मतलब फोर्स एक्सर्टेड ऑन बोर्ड बाय मार्कर विल बी इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड ऑन मार्कर बाय बोर्ड। ये इक्वल क्वांटिटी में होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो देखो क्या होता है, ये तो मैं देख रहा हूं कि ना जो मार्कर वो बाउंस होकर मेरी तरफ आ रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड कि बोर्ड में इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया है, लेकिन मार्कर ने बोर्ड के ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया, वो कैसे पता चलेगा। जब फोर्स एक्ट होगा तो देयर शुड बी सम एक्सेलरेशन। मैं देख नहीं रहा हूं कि बोर्ड के अंदर कोई एक्सेलरेशन दिख रहा है मुझे। तो आपका इंफॉर्मेशन के लिए, जब अपना मास बहुत ज्यादा होगा, व्हेन द मास इज वेरी हायर इन कंपेयर टू द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज्यादा होगा, तो क्या होगा, सेकेंड ऑब्जेक्ट में ना आपको वाइब्रेशन भी हुआ ना, तो भी आपको एक्सेलरेशन इमेजिन कर लेना। लाइक मैं बोर्ड को कैसे स्ट्राइक करता हूं, वो साउंड आ रहा है, दैट्स बिकॉज ऑफ यू कैन फील द वाइब्रेशन, करेक्ट। वो वाइब्रेशन भी अ पार्ट ऑफ एक्सेलरेशन है। पहले बोर्ड स्टेशनरी था, सडनली क्या होगा, वाइब्रेट हुआ थोड़ा बहुत। अगर मान लो बोल मैं वॉल को ये कर रहा हूं, अगर मैं वॉल पे भी स्ट्राइक कर रहा हूं तो आपको वो वाइब्रेशन फील हो सकता है। मीन्स आई एक्सर्टेड फोर्स ऑन द वॉल, वॉल में थोड़ा सा वाइब्रेशन हुआ, इसका मतलब क्या होगा, वॉल एक्सेलरेट हुआ। वॉल में बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन क्यों नहीं हुआ, बिकॉज द मास ऑफ वॉल इज वेरी हाई इन कंपेयर टू जो ऑब्जेक्ट ने फोर्स अप्लाई किया। इज दैट क्लियर। तो हो सकता है उतने एक्सेलरेशन से ही अमाउंट ऑफ फोर्स कवर हो गया होगा। अब मान लो कि ना आपने ना बुलडोजर लाके उसको स्ट्राइक करा दिया, तो वही रिएक्शन थोड़ी देगा जो मार्कर के केस में या स्टोन के केस में। समझ में आ रहा है ना। तो पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाएगा। पैटर्न क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ फोर्स जो एक्सर्टेड
उसका स्ट्रेंथ इतना है कि उस मास के साथ में बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन जनरेट होगा। लेकिन क्या होता है, इक्वल अमाउंट ऑफ जब फोर्स वो रिएक्शन के टर्म में देगा तो मार्कर का मास कम है, तो ये क्या होगा, बाउंस होता है, उसका एक्सेलरेशन आपको दिखाई देता है। तो जब हम स्टोन को फेंकते हैं या रबर बॉल को फेंकते हैं वॉल के ऊपर, तो यू कैन सी कि वॉल के ऊपर इतना फर्क तो नहीं दिखता, बट रबर बॉल है या स्टोन है वो उनको बाउंस होता हुआ दिखता है। वॉल के अंदर भी वाइब्रेशन होता है, वॉल के अंदर भी एक्सेलरेशन होता है, वॉल भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इस वजह से वॉल क्या करेगा, हमको रिएक्शन फोर्स में इंपैक्ट दिखाता है। लेकिन हो सकता है कि वॉल इज सो हैवी कि हमको ना उसका इफेक्ट दिखाई नहीं देता है। डजंट मीन कि वॉल के ऊपर फोर्स एक्ट नहीं हुआ है, वॉल का एक्सेलरेशन नहीं हुआ है, वॉल का एक्सेलरेशन होता है, बट द अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन विल बी वेरी लेस। एज यू कैन सी इन दिस केस कि यहां पे क्या होता है, गन जितने दूर तक बुलेट जाता है उतने दूर तक गन थोड़ी आएगा, गन तो थोड़ा सा पीछे आएगा ना, दैट इज कॉल्ड द रिकॉइल वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? इसके ऊपर बेस्ड हम न्यूमेरिकल वगैरह भी करेंगे। आई होप व्हाट एवर आई एक्सप्लेन यू पीपल अंडरस्टूड। टॉपिक बहुत ही सिंपल है, इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड ऑल, थोड़े से अटेंशन की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच।